हाँ, जय हिंद बच्चों। तो आप लोगों का मैथ का पेपर बड़ा अच्छा गया और कई क्वेश्चंस जो हम लोगों ने पढ़ा था वही आ गए और कुछ क्वेश्चन उसी पैटर्न पर आए। चलिए अब अगला पेपर हम लोगों का साइंस है। साइंस की तैयारी आप लोगों की तो बहुत अच्छी होगी और थोड़ा हम भी प्रयास कर रहे हैं कि आपकी तैयारी को और बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। चलिए कुछ प्रश्न हम लोगों के सामने हैं, उन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करें और उनसे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। देखिए आपको 3 घंटा 15 मिनट समय मिलता है, ये सब तो आप सारी चीजें जानते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 2 खंडों में निर्धारित आ जो है आ तथा बा 3 उपखंड में फर्स्ट सेकंड थर्ड में विभाजित है। प्रश्न पत्र खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, OMR शीट पर भरना है। नीले या काले बॉल पॉइंट से आपको सही गोले को भरना है और बहुविकल्पीय के लिए 1 प्रश्न है। उसके बाद वह जो है वर्णात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित किए गए। OMR आप लोग सही से भरिएगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, 20 नंबर के बहुविकल्पीय आते हैं। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है। पारदर्शी माध्यम को हम कहते हैं, देखिए दर्पण जो होता है पारदर्शी नहीं होता, दर्पण होता है अपारदर्शी। दर्पण कैसा होता है? दर्पण होता है आपका अपारदर्शी। हमको बात करनी है पारदर्शी की, हमको बात करनी है पारदर्शी की। ध्यान देंगे तो दर्पण आपका होता है, दर्पण होता है अपारदर्शी। तो ये इसका मतलब ये पारदर्शी नहीं होगी, त्रिज्या का कोई यहां मतलब नहीं है, त्रिज्या गोलीय पृष्ठों में होती है। लेंस, हाँ ये दर्पण यहां भी है तो ये भी नहीं हो जाएगा क्योंकि दर्पण जो होते हैं वो अपारदर्शी होते हैं और लेंस जो होता है वो आपका पारदर्शी होता है। ठीक है, तो यहां पारदर्शी कह रहा है, यहां क्या कह रहा है? पारदर्शी कह रहा है। तो यानी कि और लेंस की यही परिभाषा ही होती है कि 2 पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो उसको हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण क्या होता है? जैसे हाँ जैसे ये आपका लेंस हो गया, ये उत्तल लेंस है जिसका बीच वाला भाग उभरा होता है उसको उत्तल लेंस कहते हैं और जिसका बीच वाला भाग दबा होता है उसको अवतल लेंस कहते हैं। दर्पण क्या होता है कि दर्पण जब किसी पारदर्शी वस्तु के किसी एक और कलई कर दिया जाता है या पारदर्शी बना दिया जाता है तो उसको हम दर्पण बोलते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। एक समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जैसे समतल कांच की प्लेट है उसके एक तरफ कलई कर दिया गया तो उसको समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाता है। ये आपका क्या है? उभरे हुए पृष्ठ पर कलई है, अवतल दर्पण है, और ये आपका दबे हुए पृष्ठ पर कलई है, ये आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 पृष्ठों से घिरे हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो उसको गोलीय लेंस कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहा जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गोलीय लेंस। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसी पारदर्शी वस्तु के एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाता है तो उसे दर्पण कहा जाता है। दर्पण 2 प्रकार के, समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है कि जब किसी पारदर्शी वस्तु के एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाता है तो उसको हम समतल दर्पण, मतलब समतल कांच के पृष्ठ पर कलई कर दिया जाता है तो उसको समतल दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके अगर उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर दिया गया तो आपका अवतल दर्पण है और दबे हुए पृष्ठ पर कलई कर दिया गया तो आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब इमेज जो बनता है वो होता है आभासी और सीधा। आभासी सीधा वस्तु के बराबर यानी बिंब के बराबर वस्तु के
बराबर एवं दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन 1 होता है। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होता है? 1 होता है। फोकस दूरी इसकी होती अनंत। ये प्रकाश की किरणों को कहीं पर फोकस नहीं करती है, प्रकाश की किरणों को पैरेलल कर देती है, ठीक है। तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। अच्छा, इसके उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा ध्यान देंगे, उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो हमेशा बनता है दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है और इसका रेखीय आवर्धन 1 से कम होता है। अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण से 6 स्थितियां बनती हैं। यानी अगर ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस बिंदु हो गया, ये हो गया ध्रुव, तो वस्तु अगर अनंत पर रखी है, कहाँ रखी है? तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अनंत वक्रता केंद्र के बीच रखी है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। वक्रता केंद्र पर रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। अगर वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा तो सीधा। और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब जो बनता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। फोकस पर जब वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बन जाता है, अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो इसका रेखीय आवर्धन 1 भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। इसमें प्रतिबिंब यानी अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी भी बनता है और वास्तविक भी। आभासी केवल एक ही कंडीशन में बनेगा जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाएगी। तो ये सब सारी चीजें आप लोग इसका चित्र वगैरह सब तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर कह रहा है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो भाई दंत विशेषज्ञ जो है मरीज की दांतों को देखेंगे तो मरीज की दांतों में छोटे छोटे कीड़े या छोटी छोटी खराबियां होती हैं, उनको हमें बड़ा दिखना होता है। तो ध्यान देंगे समतल दर्पण तो उसी के बराबर दिखाएगा, समतल दर्पण उसी के बराबर दिखाएगा, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। भाई छोटी वस्तु को छोटी ही देखना है उसी बराबर, तो कोई मतलब नहीं है। उत्तल दर्पण भी ये भी हमेशा प्रतिबिंब छोटा ही बनाता है। तो भाई बहुत छोटी वस्तु को देखना है और उसका प्रतिबिंब उससे भी छोटा बन रहा है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो सभी वाला ऑप्शन तो ये खत्म ही हो गया। तो बचेगा आपका क्या? अवतल दर्पण। ध्यान देंगे अवतल दर्पण यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग है कि जो नाई होते हैं, नाई वो बड़े द्वारक और बड़ी फोकस दूरी का दर्पण उपयोग करके वस्तु को फोकस व ध्रुव के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा व बड़ा प्राप्त होता है, सीधा व बड़ा प्राप्त होता है। तो इसका उपयोग नाई के यहाँ भी किया जाता है चेहरा देखने के लिए, है ना। लेकिन शर्त यह है कि बड़े द्वारक और बड़ी फोकस दूरी का दर्पण होना चाहिए। और जो हेडलाइट होते हैं, हेडलाइट होते हैं मोटर गाड़ी के सामने वाली लाइट, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अच्छा, जो टार्च वगैरह होते हैं उसमें भी अवतल दर्पण लगाया जाता है। टार्च वगैरह में, स्टीमर, सर्च इंजन, इन सब में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अच्छा, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग कहा, जो रोड पर, सड़क पर जो लैंप लगे होते हैं, सड़क पर लैंप लगे होते हैं वह उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। अच्छा, और कहाँ लगा होता है? ड्राइवर के सीट के बगल, ड्राइवर के सीट के बगल जो साइड वाला शीशा होता है, सीट के बगल ये उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पूछा जाता है कि ड्राइवर के सीट के बगल उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो चूंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिक दूर स्थित वस्तुओं को आप देख सकते हैं। पहली चीज, प्रतिबिंब जो बनता है वो छोटा बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है छोटा बनता है और
सीधा बनता है, जिससे हम वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। तो दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक किस दर्पण का होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, ये सब थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन होगा अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। अब लेंस से संबंधित एक क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई वस्तु रखा गया, इसका प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। जैसे वहां अवतल दर्पण में 6 कंडीशन थी, ऐसे लेंस में, उत्तल लेंस में भी 6 कंडीशन होगी। ध्यान देंगे, ये आपका हो जाएगा वक्रता केंद्र, ये हो जाएगा फोकस बिंदु, और ये इसका हो जाएगा 2f। अब चूंकि जब दोनों ओर के माध्यम समान होते हैं तो f और 2f सब मतलब f और f' बराबर होते हैं, तो समान ही मानेंगे। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच, 2f और अनंत के बीच, अनंत इधर है, 2f ये है, अनंत और 2f के बीच वस्तु को रखेंगे तो एक मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें कहां से जाएंगी? फोकस से जाएंगी, और एक प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें ये ऐसे सीधे निकल जाएंगी, और यहीं पर जहां काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा, है ना। तो अब देखिए, अपवर्तन के पश्चात अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक बनेगा, अपवर्तन के पहले प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी बनेगा। तो यहाँ अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब बन रहा है, किरणें वास्तव में जा रही हैं तो वास्तविक बनेगा। और हमने बताया कि वास्तविक अगर बन रहा है तो वास्तविक के साथ उल्टा भी होता है। क्या होगा? उल्टा होगा। तो वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया, और छोटा प्रतिबिंब बनेगा क्योंकि यहां पर बराबर बनता है 2f पर, तो वास्तविक उल्टा और छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसमें 6 कंडीशन है। अनंत पर रखा जाएगा, f पर बनेगा, अनंत और 2f के बीच रखा जाएगा, f और 2f के बीच बनेगा, छोटा बनेगा। 2f पर रखेंगे तो 2f पर ही बनेगा, बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। 2f और f के बीच रखेंगे तो 2f और अनंत के बीच बन जाएगा, वास्तविक बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा, बस से बड़ा बन जाएगा। f पर रखेंगे, अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा। f और c के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर आभासी, सीधा वस्तु से बड़ा प्राप्त हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखी है, इसका प्रतिबिंब क्या होगा। अब आप लोग थोड़ा प्रकाश का परावर्तन डाल देंगे। प्रकाश का परावर्तन देख लीजिएगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन, तो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल पर गिरती हैं तो उनका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, है ना। दूसरा है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो ये दोनों नियम आप देख लीजिएगा। प्रकाश का अपवर्तन देख लीजिएगा, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके भी 2 नियम हैं। एक है आपका आपतित किरण और अपवर्तित किरण, इसमें आ जाएगा। अपवर्तन हो रहा है ना, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होंगे। और दूसरा है एक ही माध्यम के लिए, किन्हीं 2 माध्यम के लिए एक ही रंग की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के लिए आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा के अनुपात एक नियतांक होता है, sin i बटा sin r बराबर n, और इसी नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं। एक इस पर सवाल देख लीजिएगा, b बराबर c बाई n। कहा जाता है कि निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। पूछ लिया गया कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। कांच में प्रकाश की चाल, ये इस टाइप का इंपॉर्टेंट सवाल है। तो v बराबर होता है c बाई n, तो c का मान है 3 × 10⁸ और कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5।
तो दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 30/15 गुणे 10 के पावर 8, 15 दूना 30, तो ये आपका आ जाएगा v बराबर 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस टाइप का सवाल आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हाँ, इसको देख लीजिएगा, इस टाइप का सवाल। अब ऐसे जल में पूछा जा सकता है, तो जल का अपूर्णांक 4/3 होता है, 4/3 होता है, तो n की जगह पर 4/3 रख देंगे। ये सवाल देख लीजिएगा, बढ़िया सवाल है ये। और उस पर सवाल देख लीजिएगा, ध्यान देंगे, जैसे पूछा गया है कि वायु, हाँ ध्यान देंगे, वायु के सापेक्ष कांच और जल के अपूर्णांक क्रमशः कांच 3/2 व 4/3 है, 4/3 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक याद कीजिए, कांच का अपूर्णांक पूछ लिया जाएगा। तो ध्यान देंगे, इसमें दिया है वायु के सापेक्ष Ang का मान 3/2 दिया हुआ है, वायु के ही सापेक्ष जल का अपूर्णांक Anw का मान 4/3 दिया हुआ है। हमें निकालना है जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, तो जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसको नीचे रखते हैं, तो किसका निकाल रहे हैं, कांच का, किसके सापेक्ष, और ध्यान रखें कि ये दोनों समान होता है, ये यहाँ है तो ये यहाँ होगा, तो कांच का अपूर्णांक बटे जल का अपूर्णांक, तो कांच का अपूर्णांक कितना है 3/2, और जल का अपूर्णांक कितना है 3/2, सॉरी जल का अपूर्णांक है 4/3, तो ये पलट कर ऊपर चला जाएगा 3/2 गुणे 3/4, 3 त्रिका 9/8। तो जल के सापेक्ष पूछा गया, कभी कभी कांच के सापेक्ष जल का अपूर्णांक, ध्यान देंगे, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक अगर 3/2 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक 2/3, इस टाइप का भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्रांतिक कोण से संबंधित सवाल देख लीजिएगा, n बराबर 1/sin होता है। मानव नेत्र अवनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण, तो इसको हम समंजन क्षमता कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं, है ना, कि हम दूर की स्थित वस्तु को देख पाते हैं, पास की स्थित वस्तु को देख पाते हैं। हमारी जो मांसपेशियां यानी पच्छाभी पेशियां होती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटा बढ़ा लेती हैं, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, यानी इसी समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, जरा दृश्यता क्या है, इसमें क्या होता है, ये दोष बुढ़ापे में होता है, ये दोष बुढ़ापे में होता है, इसमें निकट और दूर दोनों स्थित वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष को दूर करने के लिए हम द्विफोक्सी लेंसों का उपयोग किया जाता है, द्विफोक्सी लेंसों का उपयोग किया जाता है। चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस, ऊपर चश्मे के ऊपरी भाग में चश्मा मान लो है, ये आपका चश्मा है ना, इसके ऊपर वाले हिस्से में अवतल लेंस लगाएंगे और निचले वाले हिस्से में ऊपर वाले हिस्से में अवतल लेंस लगाएंगे और नीचे वाले लेंस में उत्तल लेंस लगाएंगे, निचले वाले हिस्से में। चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस और निचले वाले भाग में उत्तल लेंस। ये समझने शब्द ऑप्शन से। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि क्या होता है, निकट की वस्तुएं दिखाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु दिखती है परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखती है, परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखती है। इसका कारण, हाँ, इसको निकट दृष्टि दोष में निवारण के लिए अवतल लेंस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, अवतल लेंस। दूर करने के लिए, निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं।
निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु दूर स्थित वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि भैया तो जो मानव नेत्र का जो गोलक था उसका व्यास बढ़ गया, या तो लेंस की फोकस दूरी कम हो गई, जिससे प्रकाश की किरणों को, दूर स्थित प्रकाश की किरणें क्या हो रही, पहले फोकस हो जा रही हैं, है ना। दूर स्थित प्रकाश की किरणें क्या हो जा रही, पहले फोकस हो, रेटिना की पहले ही फोकस हो जा रही हैं, और रेटिना तक पहुंचाने के लिए किस लेंस का उपयोग कर देते हैं? अवतल लेंस का उपयोग कर दिया जाता है। चलिए, यानी प्रतिबिंब हमारा अगर सही रूप से, जब हमारी आंखें स्वस्थ होती हैं तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना पर, और रेटिना से जब आगे पीछे प्रतिबिंब बनने लगे तो समझ लो दोष आ गया। दूर दृष्टि दोष क्या है? दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखती है, दूर वाली वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे फोकस हो रही हैं, और रेटिना पर फोकस करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इसके निवारण के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आप याद रखिएगा, उड़ान, उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष, उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष। चलिए, फिर कह रहा है दिए गए कॉलम में दो राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रकों का सही विकल्प चुनिए। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर मतलब क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और उन बिंदुओं के बीच किया गया कार्य और उस आवेश के अनुपात को हम क्या कहा जाता है? विभवांतर कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर Q आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जा रहे हैं तो विभवांतर हो जाएगा BB माइनस BA बराबर W/Q। ले जाएंगे, W कार्य करना पड़ेगा तो W/Q को हम क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। विभवांतर का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। जूल प्रति कूलाम या क्या होता है? वोल्ट होता है। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक हो जाएगा क्या? वोल्ट। विद्युत धारा तो सीधे सीधे एम्पियर हो जाएगी। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। I बराबर होता है Q/T विद्युत धारा को, तो कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति क्या है? विद्युत शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं। कार्य करने की समय दर को, किसी वैद्युत परिपथ में कार्य करने की दर को हम वैद्युत सामर्थ्य या वैद्युत शक्ति कहते हैं, या ऊर्जा व्यय होने की दर को, ऊर्जा व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति या वैद्युत सामर्थ्य कहा जाता है। इसका मात्रक हो जाता है जूल प्रति सेकंड या वाट। माने 1 वाट क्या है? 1 जूल पर सेकंड ऊर्जा व्यय हो रही तो सामर्थ्य 1 वाट हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध है ना, V बराबर IR, तो R बराबर B/I। यहां से देखें तो वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है इसका मात्रक, है ना। ओम का नियम भी आप लोग देख लीजिएगा। तो पहला का किससे मिला गया? चौथे से। दूसरे का पहले से। पहला का चौथा, दूसरे का पहला। ये पहला का चौथा, दूसरे का पहला। यहां भी पहले चौथा था लेकिन दूसरे का दूसरा दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाता। तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा। तो ये मात्रक वगैरह आप लोग देख लीजिएगा। ओम का नियम देख लीजिएगा।
ओम का नियम क्या है? ओम का नियम केवल चालकों के लिए सत्य है। ओम का नियम, तो ओम का नियम किसे कहते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, ताप, दाब, आयतन, इन सब में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर और प्रवाहित धारा का अनुपात एक कांस्टेंट होता है, और इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? ओम प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण होता है जो उसमें बहने वाली धारा के प्रवाह का विरोध करता है। तो B बराबर आई आर। अच्छा, अगर B और I के बीच ग्राफ खींचें, B और I के बीच, ये I ले लें, यहाँ B ले लें, B और I के बीच ग्राफ खींचे तो ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ग्राफ कैसी रेखा प्राप्त होती है? सरल रेखा प्राप्त होती है। ओम के नियम का सत्यापन मान लो पूछ लिया जाए, ओम के नियम का सत्यापन, तो ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए एक चालक तार ले लेते हैं, एक हम बैटरी जोड़ देते हैं, एक कुंजी जोड़ देते हैं, एक अमीटर जोड़ देते हैं, और इनके सिरों के बीच एक हम लगा देते हैं वोल्ट मीटर। इसके बाद एक हम धारा नियंत्रक जोड़ देते हैं धारा को कंट्रोल करने के लिए, रियोस्टेट, लगा करके इसको ऐसे संबद्ध कर देते हैं। ये अब क्या करते हैं कि हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करते हैं तो वोल्ट मीटर के पाठ्यांक से भी और अमीटर के पाठ्यांक से आई नोट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या कर देते हैं? वोल्टेज परिवर्तित कर देते हैं, वोल्टेज परिवर्तित कर देते हैं, और वोल्टेज परिवर्तित करके हम B व I के मान को बार बार नोट करते हैं, और हम देखते हैं कि B और I का अनुपात एक बिल्कुल फिक्स राशि आता है, नियत वैल्यू आती है ना। और B और I के बीच ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इससे साबित होता है कि ओम का नियम सत्य है। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम में संयोजन उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होता है ना। दो चालक तार है जिनकी लंबाई और व्यास समान है ना, तो पहले परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और फिर पार्श्व क्रम में। दो चालक पदार्थ भी समान है, व्यास भी समान है, लंबाई भी समान है। क्यों? तो इसका मतलब ये हो गया कि R1 बराबर R है और R2 बराबर भी R है। और इनको किस क्रम में पहले जोड़ा गया? पहले हम जोड़ते हैं किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, या R डैश यहां मान लो R धन R, तो ये R डैश बराबर आ जाएगा 2R श्रेणी क्रम में। अच्छा, जब श्रेणी क्रम, उसके बाद जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में आ जाएगा, जब जोड़ेंगे तो 1/R डैश बराबर हो जाएगा 1/R धन 1/R, तो 1/R डैश बराबर हो जाएगा 2/R, तो R डैश बराबर हो जाएगा R/2। अब हम देखते हैं उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात। उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात जो होता है H1/H2, इसको R डैश मान लो, इसको R डबल डैश मान लो। तो ये हो जाएगा R2/R1 होता है तो R डबल डैश बटा R डैश, तो ये हो जाएगा R/2/2R। R से R क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा, यानी कि H1/H2 बराबर 1/4, यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ सवाल देख ले। एक सवाल पूछ लिया जाता है कि यदि किसी वैद्युत बल्ब के सिरों पर जो औसत शक्ति होती है वो प्रतिरोध की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। हाँ, सवाल पूछा था किसी वैद्युत बल्ब की या वैद्युत बल्ब का सामर्थ्य उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है।
तो हम लोग जानते हैं P बराबर होता है VI। ओम का नियम लगा दें, ओम के नियम से, तो B बराबर IR, तो I बराबर हो जाएगा B/R। तो I के जगह पर B/R रख दो, तो P बराबर B²/R। अब बल्ब का जो वोल्टेज होता है V नियत है, V क्या है, नियत है। और जब नियत और बराबर हम हटाते हैं तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हट जाता है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लग जाता है, तो B प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/R। यानी वैद्युत बल्ब प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती है, 1/R लिखा है ना। यानी कि वैद्युत बल्ब का सामर्थ्य जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बढ़िया क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा आप लोग। किलोवाट घंटा देख लीजिएगा, किलोवाट घंटा। देखिए किलोवाट जो है वो सामर्थ्य का मात्रक है, लेकिन किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा है क्या कि 1 किलोवाट सामर्थ्य वाले वैद्युत परिपथ में, 1 किलोवाट सामर्थ्य वाले वैद्युत परिपथ में, वैद्युत परिपथ में 1 घंटे में व्यय होने वाले वैद्युत ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा कहलाती है, 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। इंपॉर्टेंट है। इसी 1 किलोवाट घंटा को ही हम यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा को ही क्या कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है। घरों में व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा की माप किलोवाट घंटा अथवा यूनिट में ही की जाती है। 1 यूनिट बराबर होता है वाट गुणे कुल कितना घंटा बटा 1000, है ना। मतलब कितने वाट का उपकरण लगा है और कितने घंटे खर्च चल रहा है, और बटा 1000, ये हो जाएगा 1 यूनिट का मान। तो इस तरह से 1 यूनिट का मान ज्ञात किया जा सकता है कि वाट गुणे घंटा बटा 1000 हो जाएगा। देखिए क्लास आप लोग पढ़िए, और कुछ क्वेश्चन और हैं साइंस फिजिक्स में जो इम्पोर्टेंट हैं, इनको हम अगले क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। और कुछ क्वेश्चन आपको शाम तक और दिए जाएंगे, मतलब परीक्षा से पहले कुछ क्वेश्चन आपको और मिल जाएंगे। आप लोग तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।